नमस्कार दोस्तों। तो आज हमारी 5 प्रश्नों की श्रृंखला का 22वां दिन है और कल के जो 5 प्रश्न थे उनके उत्तर डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद आज के अगले 5 प्रश्न। और आज की अपनी जो रश्मिका है, निर्बल और अस्थिर मन से बड़ा मनुष्य का कोई शत्रु नहीं है, क्योंकि मन की अस्थिरता किसी भी कार्य को पूर्ण नहीं होने देगी और बिना स्थायित्व के अभ्यास जैसी साधना असंभव हो जाती है। अतः अपने मन को साधने का निरंतर नित्य प्रति प्रयास करो और आपका यही प्रयास कब अभ्यास में बदल जाएगा और अभ्यास परिणाम में, ये आप भी तभी जान पाएंगे जब आप इसके प्रतिफल में उपहार स्वरूप सफलता पाएंगे। वो कल का हमारा जो प्रश्न था पहला, वो प्रश्न था कि निम्न में असत्य कथन चुनना था। तो पहला स्टेटमेंट है, नाटो के संबंध में चर्चित मेंबरशिप एक्शन प्लान राजनीतिक और सैन्य गतिविधियों की एक ऐसी श्रृंखला है जिसे सदस्य बनने वाले राष्ट्र को सदस्यता मिलने के पूर्व ही अपने वार्षिक राष्ट्रीय कार्यक्रम योजना द्वारा पुष्ट करना होता है। तो जो मेंबरशिप एक्शन प्लान है, जैसे अभी हाल ही में नाटो ने जो है यूक्रेन को इससे छूट दे दी है, ये सही है कि पहले ही वार्षिक कार्यक्रम में उसे पुष्ट करना होता है कि वो एक जो है डेमोक्रेटिक है देश और जो इकोनॉमी जो है वो डेमोक्रेटिक मूल्यों के हिसाब से चल रही है। तो ऐसे करके उसे कुछ प्लान बनाने पड़ते हैं। तो ये सही है, हमें असत्य कथन चुनना है। दूसरा देखिए, नाटो का मेंबरशिप एक्शन प्लान सोवियत संघ के विघटन के पश्चात वर्ष 1999 में आरंभ किया गया था, ना कि इसकी स्थापना के तुरंत पश्चात। ये भी सही है, जो मेंबरशिप एक्शन प्लान है वो 1999 से शुरू किया गया, जबकि नाटो की स्थापना जो है वो 1949 में की गई थी। उसके बाद अगला देख लीजिए, फिनलैंड वर्ष 2023 में ही नाटो का 32वां सदस्य बना है। देखिए नाटो में अभी कुल 31 सदस्य हैं, तो ये 32वां नहीं 31वां सदस्य बना है। तो इस तरीके से यही सी कथन जो है ये गलत था और वार्सा समझौता जो है वो नाटो की स्थापना से संबंधित नहीं है। दूसरा प्रश्न था हमारा, निम्नलिखित में असत्य कथन चुने। तो पहला था, भारत के संविधान के अनुच्छेद 141 में कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कानून भारत के क्षेत्र के सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी होगा। ये आपको पता होगा, बिल्कुल सही बात है और अनुच्छेद 141 में ही कहा गया है। ठीक है, इस प्रकार सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित सामान्य सिद्धांत प्रत्येक व्यक्ति पर बाध्यकारी है। इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता था, तो ये ध्यान रखिएगा कि सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय जो है आदमी केस में शामिल हो या ना हो, सब पर लागू होता है। जब कोई निर्णय आता है वो कानून की तरह होता है। तो पहला कथन जो है इसका सही है, असत्य नहीं है। दूसरा देख रहे होंगे, आईपीसी और सीआरपीसी के लिए जो कथन दिया गया है ये कथन भी सही है। सीआरपीसी जो है वो प्रक्रिया दंड देने के लिए तय करता है और आईपीसी जो है इसमें क्या दंड होगा इसका प्रावधान है। तीसरा जो है, जोसेफ साइन बनाम भारत संघ मामला, ये भी समलैंगिक संबंधों के विषय में सुनवाई से ही जुड़ा है और इसी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 377 को स्ट्राइक डाउन किया था, यानी ख़त्म कर दिया था। और डी है इनमें से कोई नहीं, तो इसका सही आंसर है इनमें से कोई नहीं। तीसरा प्रश्न था हमारा, यमुना नदी के संदर्भ में निम्न में से कौन कौन से कथन सही हैं। तो देखिए, ये गंगा की दूसरी सबसे बड़ी सहायक नदी है, बिल्कुल सही है। तो सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी होगी? ब्रह्मपुत्र है। ओके, जो बंदर पूंछ चोटियों से उद्गमित होती है, ये बात बिल्कुल सही है, बंदर पूंछ चोटियों से ही निकलती है और ये जो बंदर पूंछ चोटियाँ हैं ये निम्न हिमालय का हिस्सा हैं। दूसरा, यह गंगा के 42% नदी द्रोणी क्षेत्र को कवर करती है, ये स्टेटमेंट भी सही है। तीसरा देखिए, बंदरपुर चोटियाँ उत्तराखंड स्थित गढ़वाल हिमालय की एक पर्वत श्रृंखला है, ये कथन भी पूरी तरीके से सही है। चौथा कथन देखिए, यह नदी हिमाचल प्रदेश के पश्चात उत्तराखंड में प्रवेश करती है। अब ये ध्यान रखिए कि गढ़वाल हिमालय जो है वो उत्तराखंड में पड़ता है, तो उत्तराखंड से निकलती है फिर हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, हिमाचल से निकल के उत्तराखंड में प्रवेश नहीं करती है। इसमें कन्फ्यूजन हुआ होगा कई लोगों को। तो केवल 3 ही स्टेटमेंट ऊपर के सही है, हमें बताना था कौन कौन से सही है। तो आंसर है इसका सी, केवल 1, 2 और 3। चौथा प्रश्न था हमारा, निम्न में से असत्य कथन चुनिए। तो वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग का सचिव जीएसटी परिषद का पदेन सचिव होता है, ये बात बिल्कुल सही है कि देखिए जीएसटी जो काउंसिल है उस काउंसिल में एक सचिव होगा, एक एडिशनल सेक्रेटरी होगा और 4 कमिश्नर होते हैं। ठीक है, तो जो राजस्व विभाग का मीन्स वित्त मंत्रालय में राजस्व विभाग का सचिव जो है वो पदेन सचिव होता है जीएसटी काउंसिल का। बी, जीएसटी परिषद की बैठक का कोरम पूरा करने हेतु न्यूनतम आधे सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य है, ये एकदम सही है। तीसरा, सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम का अध्यक्ष जीएसटी परिषद की सभी बैठकों में स्थायी रूप से आमंत्रित होता है, परंतु उसे मताधिकार नहीं होता है, ये भी सही है। देखिए, लोकतंत्र में ये बात याद रखिए कि मताधिकार प्रायः आपको देखेंगे तो उसे ही दिया जाता है जिसे जनता ने चुन के भेजा हो। जो लोग नौकरी वगैरह से मतलब किसी एग्ज़ाम वगैरह सिलेक्ट होते हैं उन्हें मताधिकार प्रायः आपको नहीं मिलेगा किसी भी संस्था में। तो सी सही है।
डी इनमें से कोई नहीं, तो इनमें से कोई भी कथन असत्य नहीं है, डी आंसर है इसका। पांचवा प्रश्न देख लीजिए, इसमें से असत्य कथन चुनना था आपको। तो भारतीय भू वैज्ञानिक सर्वेक्षण यानी जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना स्वतंत्रता संग्राम के पूर्व ही की गई थी। एक्चुअल में इसकी स्थापना जो है वो 1851 में की गई थी, तो इसलिए स्वतंत्रता संग्राम के पूर्व ही हुई, ध्यान रखिएगा। ये सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना जो है वो 1767 में की गई थी। तो दूसरे स्टेटमेंट में केवल ईयर बदल दिए थे, तो दूसरा स्टेटमेंट जो है यही गलत है। बाकी के दोनों स्टेटमेंट जो है मतलब बाकी की जब गलत मिल गया तो बाकी तो सही होगा फिर। उसके बाद देखिए, कल वाली रश्मिका रिपीट करती थी, आज की रश्मिका ये है अपनी कि कठिन पथ पर चलते हुए कई बार धैर्य टूट जाता है, हृदय विचलित होने लगता है और कई बार मनुष्य स्वयं से प्रश्न पूछने लगता है, कर्तव्य विमूढ़ होने लगता है, शंका होने लगती है उसे अपने चुनाव पर, गलत लगने लगते हैं अपने निर्णय। ऐसी अवस्था में भिन्न भिन्न दुविधाएं उसे सताती हैं, परंतु श्रेष्ठता यही कहती है कि यदि कोई लक्ष्य चुना है तो उसकी यात्रा को संपूर्ण एकाग्रता से पूर्ण करना चाहिए, अन्यथा स्वयं पर संदेह की स्थिति आत्मिक खंडन उत्पन्न कर देगी, जो भविष्य में व्यक्तित्व के पतन का कारण बनेगी। अतः प्रणपूर्वक अपनी निष्ठा को लक्ष्य और उसके मार्ग के प्रति निश्चल बनाए रखो। तो किसी भी परिस्थिति में जो है अपने लक्ष्य से डिगना नहीं है हम लोगों को। और हमारा आज का जो प्रश्न है छठवां, गगनयान के संदर्भ में कितने कथन सही हैं? तो पहला कथन है, गगनयान परियोजना में 3 दिनों के मिशन के लिए 3 सदस्यों के दल को 400 किलोमीटर की कक्षा में लॉन्च करके और भारतीय समुद्री जल में उतार कर उन्हें सुरक्षित रूप से पृथ्वी पर वापस लाकर मानव अंतरिक्ष उड़ान क्षमता का प्रदर्शन करने की परिकल्पना की गई है। ये स्टेटमेंट है पहला गगनयान परियोजना के बारे में। तो आपको बताना है सही है या गलत है। दूसरा, LVM-3 रॉकेट इसरो का सिद्ध और विश्वसनीय भारी लिफ्ट लॉन्चर गगनयान मिशन के लिए लॉन्च वाहन के रूप में पहचाना जाता है। तीसरा है, LVM-3 लॉन्च वाहन में सभी प्रणालियों को मानव रेटिंग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पुनः कॉन्फ़िगर किया गया है और इन्हें मानव रेटेड LVM-3 नाम दिया गया है। तो आपको बताना है इसमें कितने सही हैं। सातवां, निम्नलिखित में से सत्य कथन चुने। संघाई सहयोग संगठन में तुर्कमेनिस्तान सदस्य नहीं है क्योंकि उसने स्वयं को तटस्थ घोषित कर रखा है। सत्य कथन चुनना है आपको। बी, चीन अपनी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की सफलता हेतु इस योजना से संबंधित 5वीं अंतर्राष्ट्रीय सहयोग पर बैठक वर्ष 2024 में करने वाला है। सी, कुकी समुदाय मणिपुर के अतिरिक्त असम, मिजोरम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश में भी रहते हैं। डी, इनमें से कोई नहीं। सत्य कथन आपको बताना है कौन सा है सत्य कथन इसमें। आठवां, निम्नलिखित में से असत्य कथन चुने। तो पहला है, भारत एवं पाकिस्तान को संघाई सहयोग संगठन में पूर्ण सदस्य के रूप में वर्ष 2017 में स्थान दिया गया था। असत्य चुनना है आपको। बी, वर्ष 2023 से अमेरिका एवं यूरोपीय यूनियन ने संघाई सहयोग संगठन पर प्रतिबंध आरोपित कर दिए हैं। सी, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की भोजन एवं पेय पदार्थों की बास्केट में सब्जियों को उनकी मूल्य अस्थिरता के कारण सम्मिलित नहीं किया जाता है। डी, चंद्रयान 3 का लैंडर विक्रम यदि किसी ऊबड़ खाबड़ सतह पर उतर जाता है तो 12 डिग्री के कोण तक के झुकाव में भी स्थिरता को प्राप्त कर लेगा। 9वां प्रश्न है हमारा, ब्रिटिश काल के, इसमें आपको असत्य कथन चुनना है। ब्रिटिश काल के बंगाल प्रांत में विधानसभा एवं विधान परिषद दोनों अस्तित्व में थीं। बी, ये असल में क्या पश्चिम बंगाल में भी आप देख रहे होंगे चुनाव हुआ है तो हिंसा हुई है काफ़ी, तो इसलिए क्वेश्चन बना दिया वहाँ से। पश्चिम बंगाल के स्थानीय चुनाव में ग्राम पंचायत व पंचायत समितियाँ ही शामिल हैं। इस प्रदेश में जिला परिषदों का अस्तित्व ही नहीं है। सी, संवैधानिक नैतिकता का तात्पर्य संविधान के अनुच्छेद 141 में वर्णित नहीं है। डी, इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है असत्य कौन सा है। और 10वां और अंतिम प्रश्न है हमारा, ये स्यूडोमोनास जो है ये चर्चा में आया है अभी, और राजस्थान का एक अस्पताल है SMS अस्पताल करके, उसमें कई सारे लोगों को जो है ये इस वायरस ने ग्रस्त कर दिया है। तो इस वायरस से इसलिए क्वेश्चन बनाया हुआ है अभी। हालांकि जो है द हिंदू वगैरह ने इसे कवर वैसे नहीं किया है, लेकिन करेंगे वो लोग कवर किसी न किसी तरह से। तो पहला स्टेटमेंट है, इसमें सत्य कथन चुनने हैं आपको। थोड़ा 5 कथन है इसमें बड़ा है कि स्यूडोमोनास विषाणु नहीं है परंतु ये कोरोना वायरस की तरह ही संक्रामक है। दूसरा, यदि स्यूडोमोनास मल्टी ड्रग प्रतिरोधी अवस्था प्राप्त कर लेता है तो इसका उपचार प्रायः सरल हो जाता है क्योंकि हमें ये जानकारी मिल जाती है कि इसे किस प्रतिजैविक औषधि के अनुप्रयोग से समाप्त किया जा सकता है। तीसरा है स्टेटमेंट, यह मिट्टी में जीवित नहीं रह पाता है परंतु नमी युक्त वातावरण इसके विस्तार हेतु विशेषतया उपयोगी है। चौथा स्टेटमेंट है, ये मनुष्य के फेफड़ों एवं रक्त को संक्रमित कर सकता है परंतु आँखों को नहीं।
और 5वां है, इसके संक्रमण हेतु ऐसा व्यक्ति सर्वाधिक सुभेद्य है जिसकी किसी भी प्रकार की शल्य चिकित्सा की गई हो। तो इसमें आपको बताना है कौन कौन से कथन जो है वो सही है। और इसी के साथ हमारी जो 5 प्रश्नों की श्रृंखला का 22वां दिन है आज यहीं पे समाप्त होता है। देखिए 100 प्रश्न हम लोग इसके पहले डिस्कस कर चुके हैं, ये दोबारा 1 से शुरू हुआ है 20 दिन के बाद से। तो आज 22वां दिन है, तो आप देख रहे होंगे 110 क्वेश्चन हो गए हम लोगों के। ठीक है, चलिए नमस्कार, धन्यवाद। आपको जो है वीडियो अच्छा लगता हो तो आगे आप अपने दोस्तों को भी रिकमेंड कर सकते हैं। अपनी कंसिस्टेंसी जरूर बनाए रखिए। देखिए अभी 1-2 दिन से थोड़ा आकस्मिक कारणों की वजह से वीडियो लेट हो जा रहा है, लेकिन जो है अभी हम इसको टाइम पे ही डालेंगे, लगभग दोपहर में 2-3-4 बजे तक 3 से 4 के बीच में आ ही जाता है ना। चलिए ठीक है, नमस्कार, धन्यवाद। और वीडियो आपको अच्छा लगता हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, तो हमें भी जो है मोटिवेशन मिलता है काम करने के लिए और अच्छे से काम करने का मन करता है। ठीक है, चलिए धन्यवाद।